नमस्ते दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे एग्ज़ाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी की, तो इन महत्वपूर्ण सवालों को ज़रूर कर लीजिएगा। इनसे रिलेटेड, इनसे जुड़े हुए जो कॉन्सेप्ट है उनको सीखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज की क्लास में बहुत ही बेहतरीन सवालों को हम लोग करने वाले हैं, वो भी बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ, साथ में ट्रिक के साथ। तो पहला सवाल ये जो दिया गया है मेंसुरेशन का है, बहुत बेहतरीन सवाल है ये। आरपीएफ कांस्टेबल 2025 के एग्ज़ाम में पूछा गया था, जो कि अभी एग्ज़ाम जो मार्च में हुआ है उसका सवाल है। क्या दिया है? एक घनाभ यानी क्यूबॉइड है हमारे पास, लंबाई, चौड़ाई और गहराई यानी जिसको हम लोग हाइट बोलते हैं, उसका सम दिया है 8 सेंटीमीटर के बराबर। इसका विकर्ण यानी डायगोनल वो 5 सेंटीमीटर दिया गया है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको निकालना है, यानी कि टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो कैसे होगा, सुनते जाइएगा। फॉर्मूले याद होंगे तो आराम से बनेगा ये सवाल। घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का मतलब गहराई भी यहाँ पर मान सकते हैं, है ना। गहराई और ऊंचाई एक ही चीज़ है। तो लेंथ प्लस ब्रेड्थ यानी कि चौड़ाई प्लस हाइट, ये तीनों का सम कितना दिया गया है? 8 सेंटीमीटर के बराबर। बात करते हैं इसके विकर्ण के बारे में। तो इसका जो विकर्ण होता है डायगोनल, वो होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस यहाँ पर एच स्क्वायर, ये होता है हमारा विकर्ण। और यही विकर्ण किसके बराबर दिया है? 5 के बराबर। ठीक है, इधर का स्क्वायर रूट हटा के उधर जाएगा तो स्क्वायर लग जाएगा, तो इधर हम लोग हटा देंगे इसको। ठीक है, इधर हटा देंगे इसको। जैसे ही हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा? स्क्वायर लग जाएगा। मतलब एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की वैल्यू 5 का स्क्वायर हो गया, जो कि 25 के बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ तक तो ठीक है। हमें पूछा क्या है? हमें पूछा है टोटल सरफेस एरिया। तो घनाभ जो होता है क्यूबॉइड, उसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? उसके टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है दोस्तों 2 फिर ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच, है ना, प्लस बी एच और प्लस यहाँ पर एच एल। ये होता है हमारा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। अब इसमें है क्या? इसमें एक तो फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूले से भी आप लोग लगा सकते हैं। कैसे? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप सभी को पता होगा। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये होता है। लेकिन आप थोड़ा सा यहाँ पर ये गौर करिए कि हमें ये वैल्यू पूछा है ना, ये वैल्यू पूछा गया है। आप इससे पहले देखिए कितने इक्वेशन हैं आपके पास और वेरिएबल कितने हैं। ये शॉर्ट तरीका बता रहे हैं, जैसे कभी कभी फॉर्मूला नहीं याद आता है तो कैसे किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि एल बी एच 3 वेरिएबल, एल बी एच 3 वेरिएबल, लेकिन इक्वेशन 2 ही हैं हमारे पास। एल बी एच इक्वल टू 8 और एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर 25 है। तो हमारे पास वेरिएबल 3 हैं लेकिन इक्वेशन 2 ही हैं। तो ऐसे हमारा काम नहीं चलता दोस्तों। एग्जैक्टली तीनों वेरिएबल की वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, जैसे अगर अलजेब्रा की बात करें हम, तो अगर वेरिएबल ज़्यादा हो नंबर ऑफ इक्वेशन से, तो वहाँ पर वेरिएबल्स की एग्जैक्ट वैल्यू निकालना आसान नहीं होता है, मुश्किल होता है, नामुमकिन होता है, ऐसा समझ लीजिए। तो क्या किया जाए? यहाँ पर देखिए 3 वेरिएबल, दो ही इक्वेशन है, तो 2 इक्वेशन से 2 ही वेरिएबल निकल सकते हैं। तीसरा वेरिएबल एक्स्ट्रा है, उसको आप अपने से कुछ मान लीजिए, कोई भी वैल्यू अपने आप रख दीजिए। बस इतना ध्यान रखना है कि वो इक्वेशन अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, इस बात का बस ध्यान रखना है आपको। तो जैसे हम एक वेरिएबल को, किसी को भी, है ना, एक को 0 मान लेते हैं। 0 मानने से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं हमारा, मतलब जो इक्वेशन है वो अनडिफाइंड नहीं होगा 0 मानने से। 0 भी मान सकते हैं, 1 भी मान सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, इसको हम 0 मानेंगे तो ये ख़त्म हो गया। h को 0 माने हैं तो ये भी ख़त्म हो गया। h को अगर 0 माने हैं तो ये भी ख़त्म हो जाएगा कि नहीं। और h को अगर 0 माने हैं तो ये भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इसकी भी मल्टीप्लाई हुई है। अब सुनिए, L प्लस बी का वैल्यू 8 है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर 25 है। अगर हम L प्लस बी का होल स्क्वायर कर दें, L प्लस बी का होल स्क्वायर कर दें, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? L का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2LB, है ना, 2LB वही तो बनेगा। हमें इसकी वैल्यू पता है, बताइए कितना है? L प्लस बी की वैल्यू 8 है, तो ये 8 का स्क्वायर यानी 64 हो जाएगा। L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इतने की वैल्यू 25 है, देखिए, है ना। तो 25 इधर आके घट जाएगा, घट गया, इज इक्वल टू यहाँ बचा 2LB और 2 इंटू LB, क्योंकि ये तो सब 0 हो गए थे, 2LB इसी की वैल्यू हमको चाहिए था, बस और कुछ नहीं। इसमें से इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 9 5 14 और 5 में से 2 गया 3, यानी कि 39 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट।
ठीक है। बाकी चाहे तो आप फॉर्मूले से भी लगा सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये फार्मूला होता है, नोट कर लीजिएगा, वहाँ से भी लगा सकते हैं। ये तब की कंडीशन के लिए बता रहे हैं जब आपको फार्मूला अगर नहीं पता है, भूल जाए, है ना, होता है कभी कभी। आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, आराम से बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको पॉइंट हटाते हैं आना चाहिए। ध्यान से समझिए इसको। पहले एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर डिनोमिनेटर का पॉइंट हटाते हैं, है ना, तो नीचे जीरो लगता है, और न्यूमरेटर का पॉइंट हटाएंगे ऊपर वाले का तो नीचे जीरो लगेगा, और नीचे का अगर पॉइंट हटाएंगे डिनोमिनेटर का तो ऊपर जीरो लगेगा। बस इतना ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर अगर इसका जीरो हटाएंगे तो ये 259 होगा कि नहीं, ध्यान रखते जाएगा, मल्टीप्लाई। इसका जीरो हटाएंगे तो 261 बचेगा यहाँ पर। फिर नीचे आ जाइए, सभी का पहले पॉइंट हटा लीजिए, फिर जीरो बाद में लगाते हैं। इसका पॉइंट हटाएंगे तो 7 बचेगा, इसका पॉइंट हटाएंगे तो 185, है ना, 185 मल्टीप्लाई, इसका पॉइंट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 87। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, पॉइंट के बाद यहाँ 4 डिजिट है तो नीचे पहले 4 जीरो मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है, ध्यान देते जाइएगा। फिर यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 ठो और जीरो चिपकाइए, ऊपर का काम तो हो गया। नीचे के जितने पॉइंट हटे हैं ऊपर मल्टीप्लाई करिए, तो 1 लिखिए, 1 यहाँ है, 1 यहाँ है और 4 यहाँ है, तो 1 2 और 4 6, टोटल यहाँ पर 6 जीरो ऊपर लग जाएगा, ठीक है। 2 2 4 1 5 1 6, इतना हो गया। अब काटा पीटी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। 87 से अगर देखा जाए तो ये 3 बार में कटेगा दोस्तों। कैसे? 3 का मल्टीप्लाई करिए 87 में, 7 3 21, बचा 1 तो 2 बचेगा, है ना, 3 8 24 2 26 हो गया कि नहीं। 87 का 3 गुना है ये। आगे काटिए, 7 से ये वाला कट जाएगा, 7 से इसको काटिए, 7 3 21 बचा 4, 7 7 49, 37 हो गया। 37 से ये 5 बार में कटेगा। कैसे कटेगा देख लीजिए, आराम से कट जाएगा, 5 बार में कटवे करेगा ये, है ना। 37 से ये 5 बार में आपका कट गया। अब 3 2 5, 5 जीरो यहाँ है तो 5 जीरो इसमें भी खलास करिए, तो यहाँ बचा 10, तो 5 से ये आपका 2 बार में कट जाएगा, और 2 3 यहाँ पर हो गया 6, ठीक है। कितना हो जाएगा यहाँ पर? 6 के बराबर आ गया। समझ पाए? लेकिन ऑप्शन में तो 0.6 दिया है, यहाँ पर कुछ ना कुछ कहीं गड़बड़ी हुआ है दोस्तों। देखिए यहाँ 4, ये 2, तो 4 2 टोटल 6 नीचे होना चाहिए जीरो। 1 2 3 4 5, यहाँ 5 ही है, यहाँ एक और होगा, ठीक है, यहाँ पे एक और होगा, तो ये 6 जीरो से पूरा 6 जीरो कट जाएगा, मतलब यहाँ पर ये नहीं होगा। तो ऊपर है 3 और नीचे 5 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर 3, नीचे यहाँ पर 5 हो गया। क्लियर है? अब इसको क्या करिए, तो ये सीधे सीधे आ जाएगा 0 और बचा 30 हो गया, तो 5 छक्के 30 यानी कि 0.6 आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, है ना, काउंट करने में, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है वो काउंट करने में। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखते हैं ये वाला सवाल। प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट तीनों साथ में दिए गए हैं। यहाँ पर सूजी ने एक ड्रेस पर क्रय मूल्य से यानी खरीदी मूल्य से 50% अधिक अंकित कर दिया, है ना। फिर इसमें कह रहा है यदि वह अंकित मूल्य पर 30% की डिस्काउंट देती है तो ग्राहक 5250 रुपये का भुगतान करता है, तो क्रय मूल्य कितना होगा? सिंपल सा प्रश्न है। सूजी की ड्रेस का जो क्रय मूल्य है मान लीजिए कि 100 रुपया है, ठीक है, 100 रुपये है। उसने मार्क कितना किया? 50% बढ़ा के, तो 100 का 50% 50 से होगा, 50 इसमें बढ़ा दीजिए, तो 100 में 50 बढ़ाएंगे 150, तो 150 रुपये उसने अंकित किया, मार्क किया। इसके बाद 30% का डिस्काउंट दे दी, तो 150 का 30% कितना होगा? 15 3 45 रुपया हो जाएगा, ठीक है, 45 रुपये। तो 45 रुपये का 150 में 45 रुपये का डिस्काउंट दे दिया उन्होंने। भाई देखिए ना, 150 का 30% निकालेंगे तो 3/10 होता है 30%, 10 से ये जीरो कट जाएगा, 15 3 45 रुपये का डिस्काउंट मिल गया। तो 150 में 45 घटाएंगे कितना बचेगा? सामान कितने का हो गया? 105 रुपया का हो गया। मतलब यहाँ पर अगर देखा जाए तो इतना ही यूनिट उसने भुगतान किया है, उतना पेमेंट किया है, क्योंकि इतना का सामान हो चुका है डिस्काउंट देने के बाद। एक्चुअल में भुगतान कितना किया? 5250 रुपये। तो इसी 150 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी है? 5250 रुपये है। 105 का 5 गुना यहाँ पर नहीं दिख रहा है, 525, 100 का 5 गुना 500 और 5 का 5 गुना 25, तो मतलब एक यूनिट की वैल्यू जो है वो कितनी हो गई यहाँ पर? 50 रुपया हो गया, क्योंकि 105 पंचे 125, 525 हो गया और जीरो है ही। एक की वैल्यू 50, क्रय मूल्य पूछा था, क्रय मूल्य कितना है यहाँ पर? 100 यूनिट, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक की वैल्यू 50, तो 100 की वैल्यू यहाँ पर 2 जीरो और चिपका दीजिए, 5000। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं 4th नंबर पे।
देखते हैं 4th नंबर क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क का है, बेहतरीन सवाल। जितेश और कमल किसी निश्चित कार्य को क्रमशः 7 और 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया, 2 दिन बाद कमल ने काम छोड़ दिया। इस टाइप का सवाल हम आपको बहुत ज़्यादा करवा चुके हैं दोस्तों, तो आपको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जितेश शेष काम को कितने दिन में पूरा करेगा? सबसे पहले देखिए कौन कौन है, 2 लोग, जितेश है ना, और कमल है। ये 7 दिन में पूरा कर सकता है और ये 16 दिनों में पूरा कर सकता है। टोटल वर्क निकालिए 7 और 16 का, यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए। तो 16 सत्ते, क्योंकि 7 और 16 में कुछ कॉमन नहीं है तो इनका एलसीएम मल्टीप्लाई ही आएगा। 16 सत्ते 112 होता है, तो 112 यहाँ पर हो गया। ये टोटल वर्क है, इतना ही काम हमें करना है। इफिशियंसी 112/7 करेंगे 16 आएगा, और 112/16 करेंगे 7 आएगा, क्योंकि 16 सत्ते 112 है ना। तो इफिशियंसी आ गई, मतलब कि एक दिन में कितना काम करेंगे ये दोनों, ये चीज़ निकल कर आ गया है। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया और 2 दिन बाद छोड़ दिया कमल ने। 2 दिन बाद न छोड़ा है, मतलब 2 दिन तक दोनों ने काम किया। एक दिन में दोनों कितना काम करेंगे, 16 और 7 यहाँ पर 23 है ना। एक दिन में 23 काम, तो 2 दिन में कितना काम कर लेंगे, 23 दूना 46, 46 काम 2 दिन में हो चुका है। बचा कितना काम है, टोटल 112 था, 112 में 46 घटाइए, 12 में से 6 गया 6, 10 में से 4 गया 6, ये हो जाएगा। 66 यूनिट काम बचा है हमारे पास। इस 66 यूनिट काम को अब कौन करेगा, सिर्फ जितेश करेगा, है ना, क्योंकि कमल ने तो छोड़ दिया। तो 66 यूनिट काम है हमारे पास। जितेश एक दिन में कितना काम कर रहा है, यहाँ पर जितेश एक दिन में 16 यूनिट काम कर रहा है, ठीक है। कितना काम कर रहा है, 16 यूनिट। तो डिवाइड बाई 16 कर दीजिए यहाँ पर, तो 66 बटे यहाँ पर 16 आ जाएगा। अब इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर डिवाइड मल्टीप्लाई कर लें कुछ, तो फिर हमारा काम बने। यहाँ पर इसको 11 से काटिए दोस्तों, है ना। 11 से अगर काटेंगे तो 11 से ये तो कट जाएगा ये, लेकिन ये नहीं कटेगा आपका, है ना। 11 से ये आपका नहीं कटेगा। तो इसको हम थोड़ा शो करते हैं ना भाई। देखिए इसको अगर हम लोग यहाँ पर 6 से नहीं 2 से काट देते हैं। 2 से काटेंगे तो ये 33 हो जाएगा, 2 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8। अब इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर भी और नीचे भी। तो कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 2 23, मतलब 231, और नीचे हो जाएगा यहाँ पर 8 सत्ते 56। तो इस तरीके से कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे घुमा के दिया है थोड़ा सा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन पे मत जाइए, क्योंकि सभी ऑप्शन को फिर ऐसे काट काट के चेक करना पड़ेगा। इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 5वां नंबर सवाल बहुत बेहतरीन सवाल है ये। जब एक पोर्टेबल हार्ड डिस्क की कीमत 24% कम हो जाती है तो इसकी बिक्री जो है 35% बढ़ जाती है। कुल संप्राप्ति यानी कुल रेवेन्यू में नेट परिवर्तन कितना होगा, हमें चेंज निकालना है, बढ़ेगा या घटेगा, है ना। रेवेन्यू में कितना चेंजेस आएगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि प्राइस क्या चीज़ हो रहा है। प्राइस कम हो रहा है दोस्तों, 24% कम हो रहा है। 24% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 24/100 करेंगे तो 4 से काटेंगे, या फिर 4 से कट जाएगा। तो 4 छक्के 24 और 25 चौके 100, मतलब 6/25 हो गया, ठीक है। मतलब यहाँ पर कम हो रहा है, तो 25 से 6 कम हो रहा है। तो पहले प्राइस, यहाँ पर देखिए प्राइस है, तो पहले प्राइस कितना था, 25 था। अब 25 में 6 कम होगा तो 19 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान देते रहिएगा। फिर इसके बाद इसकी बिक्री जो है वो बढ़ जाती है, सेल इसका बढ़ जाता है। भाई प्राइस कम हुआ, जैसे ही प्राइस कम होगा तो लोग ज़्यादा खरीदने लगेंगे, बिक्री इसकी बढ़ गई, सेल बढ़ गई। 35% को अगर देखा जाए तो 7 पंजे 35 और 20 पंजे यहाँ पर 100, है ना भाई। 35/100 करेंगे तो 7/20 आएगा, मतलब 20 पर 7 बढ़ गया। तो यहाँ पर जो सेल है, सेल वो पहले 20 था, है ना, पहले 20 था, 20 पर 7 बढ़ जाएगा तो ये 27 हो गया। क्लियर है सभी को, ठीक है। अब बड़े ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर अगर हम ये देखें कि जो हमारा रेवेन्यू होगा, जैसे पहले मान लीजिए कि पर यूनिट 25 रुपया प्राइस था हार्ड डिस्क की। एक हार्ड डिस्क की मान लीजिए 25 रुपये था और 20 हार्ड डिस्क बिकते थे। तो एक हार्ड डिस्क अगर 25 रुपये का है तो 20 हार्ड डिस्क बेचेंगे तो कितना रुपए का टोटल रेवेन्यू हमारे पास आएगा, 25 दूना 50 यानी 500 रुपये का। मतलब मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा, यानी कि जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू वो किसके बराबर होगा, प्राइस इनटू सेल, कितना हमारा आइटम बिक रहा है वही होगा ना। इधर भी देख लीजिए बाद में क्या चीज़ें हो रही हैं, 19 × 27 कर लेंगे हम लोग, है ना। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिए। 19 का 27 से 19 सत्ते कितना होता है, 133, है ना। तो यहाँ पर हो गया 3 बचा 13, फिर उसके बाद 19 दूना
38 में अगर हम लोग 13 जोड़ दें तो 38 में अगर हम लोग 13 तो पहले 12 जोड़िए तो 50 हो गया, 1 मतलब 500 यहाँ पर 13 के बराबर हो गया। तो पहले रेवेन्यू मिल रहा था 500 रुपया, बाद में रेवेन्यू मिलने लगा 513 रुपया, यानी कि रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। ठीक है, रेवेन्यू क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। कितना इंक्रीज हुआ है यहाँ पर देखिए, 13 रुपया इंक्रीज हुआ है। किस पर? शुरू में कितना है हमारा यहाँ पर 500 है, तो 500 पर 13 रुपये इंक्रीज हुआ है। इसमें सीधे सीधे हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई 100% कर देंगे तो ये परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 13/5 तो 13 दूना 26 यानी 2.6 आ जाएगा। ठीक है, 2.6 जो है वो इंक्रीमेंट होगा क्योंकि बढ़ा है, साफ साफ दिख रहा है बढ़ा है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। अब यहाँ पर ये जो सवाल है दोस्तों, इसमें देखा जाए तो एक स्पेशल टाइप का सवाल है। स्पेशल क्यों है? इसमें एक स्पेशलिटी ये है, सबसे पहले सवाल पढ़िए क्या दिया है। एक रियल एस्टेट एजेंट जो है 2 साइटों को, साइट मतलब जहाँ पे घर वगैरह बनता है, मकान वगैरह बनता है, उस उन साइटों को 48,000 रुपये प्रति साइट की दर पर बेचता है। यानी हमारे पास 2 साइट्स हैं, उनका दोनों का जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस, इसका भी सेलिंग प्राइस, इस साइट का भी और इस साइट का भी सेलिंग प्राइस, दोनों का सेलिंग प्राइस इक्वल है। एक साइट पर उसे 35% का लाभ मिला, इस साइट पर 35% का प्रॉफिट मिला, 35% का यहाँ पर प्रॉफिट मिला, और दूसरी साइट पर उसे 35% का लॉस हुआ। यहाँ पर 35% का दोस्तों लॉस हो गया। ठीक है, 35% का क्या हो गया? लॉस हो गया। उसका लाभ या हानि परसेंट निकालिए। 2 चीज़ें इसमें बहुत स्पेशल है। पहला स्पेशल चीज़ तो ये है, दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है। अगर सेलिंग प्राइस बराबर हुए दोनों आइटम का और एक पे लाभ और दूसरे पे हानि, लेकिन जो लाभ और हानि का परसेंटेज है वो बराबर है। पहला क्या चीज़ नोटिस किया हमने कि सेलिंग प्राइस बराबर, दूसरा ये नोटिस किया कि एक जगह प्रॉफिट हो रहा है, एक जगह लॉस हो रहा है, लेकिन जो प्रॉफिट परसेंट है और लॉस परसेंट है वो दोनों बराबर है, 35% का लाभ और 35% की हानि। तो जब ये सिचुएशन बन जाए, सेलिंग प्राइस बराबर, प्रॉफिट लॉस परसेंट बराबर, एक जगह प्रॉफिट एक जगह लॉस, ऐसा अगर सिचुएशन बन जाए तो ऐसे केस में ओवरऑल हमेशा क्या होता है? लॉस हो जाता है। हमेशा क्या होता है? लॉस होता है। ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। और लॉस होगा कितना? लॉस होगा सीधे सीधे x² डिवाइड बाई 100, इतने का लॉस हो जाता है। अब x क्या है? x में चाहे आप इसको ले लीजिए चाहे इसको ले लीजिए, क्योंकि दोनों तो बराबर है, 35% तो x की वैल्यू ये हो जाएगी 35 का स्क्वायर। 35 का यहाँ पर स्क्वायर डिवाइड बाई 100 होगा। 35 का स्क्वायर कितना होगा? 5 का स्क्वायर यहाँ पर 25, क्योंकि यूनिट डिजिट 5 है। 3 के अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 3 चौके 12 है ना, डिवाइड बाई 100 है तो 2 पॉइंट छोड़ के यहाँ पर लगा देंगे। 12.25% का लॉस होगा दोस्तों। हमेशा इस केस में लॉस ही होता है। और कितने का लॉस होगा? x² डिवाइड बाई 100 का। इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पर सवाल बनता ही बनता है ना। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, ये वीडियो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलें। ये तो परसेंटेज का बड़ा सिंपल सा सवाल है, इसमें कुछ भी नहीं है। कह रहा है एक संख्या में 40% की वृद्धि करने पर 3710 प्राप्त होता है, वह संख्या कौन सी होगी? 40% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/5। भाई 20% 1/5 तो 40% डबल है, 2/5 हो जाएगा कि नहीं? तो देखिए 40% बढ़ाया है ना, मतलब 5 पर 2 बढ़ाया है। 5 पर 2 बढ़ाएंगे तो 7 हो जाएगा संख्या, और संख्या एक्चुअल में हो कितना रहा है? यहाँ पर 3710 हो रहा है। बस 7 की वैल्यू 10, 3710, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? काट लीजिए, 7 से काटेंगे इसको तो कितना हो जाएगा? 7 पंजे 35 बचा 2, 7 तियाँ 21, 530 हो गया। हमें चाहिए क्या? संख्या चाहिए, तो संख्या ये वाला होगा, है ना, ओरिजिनल यही होता है। ठीक है, तो 5 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए। 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 0 हो गया, 5 तियाँ 15, 5 पचम 25, 1 26, यहाँ पर 265 0 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। बड़ा सिंपल सा सवाल था ये। अगला सवाल देखिएगा, ये बड़ा विचित्र सा सवाल है ना, बहुत अच्छे तरीके से इसको समझेंगे हम लोग। ये ज्योमेट्री का सवाल है दोस्तों। इस टाइप का सवाल ज्योमेट्री वाले क्लास में हम आपको करवा चुके हैं, है ना। क्या कह रहा है इस सवाल में? इस सवाल में ये कह रहा है कि PQRS एक समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है, ठीक है, जिसमें PX
SR पर परपेंडिकुलर है और RY जो है वो PS पर परपेंडिकुलर है। यहाँ पर डायग्राम नहीं बनाया हुआ था, डायग्राम आपको खुद बनाना पड़ेगा समझकर। ये डायग्राम तो हमने बनाया है, ठीक है। यदि PQ 21 सेंटीमीटर है, PX 8 सेंटीमीटर है और RY 12 सेंटीमीटर है तो PS का मान निकालना है। P से S ये वाला साइड हमें चाहिए, ठीक है। इसमें एक कॉन्सेप्ट लगेगा इस टाइप का सवाल। हमें क्या दिया है, देखिए ये पहला परपेंडिकुलर है जो SR पर है, PX जो है वो SR पर परपेंडिकुलर है, कह रहा है ना, ठीक है। इसकी वैल्यू दी गई, इस परपेंडिकुलर की वैल्यू 8 दिया गया है। दूसरा परपेंडिकुलर R से खींचा गया है RY है ना, परपेंडिकुलर 90 डिग्री, ठीक है, जो कि PS पर है, ठीक है। इसकी जो लेंथ दी गई है वो RY की वो 12 सेंटीमीटर दिया गया है। PQ हमारा 21 सेंटीमीटर है, देख ही सकते हैं। हमें यहाँ पर लगाना है इसके एरिया का फॉर्मूला। एरिया क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का जो एरिया होता है वो होता है बेस इंटू हाइट, ठीक है। अगर हम देखें तो SR को अगर बेस मान लें तो इस बेस के अकॉर्डिंग ये हमारा हाइट बनेगा PX, है ना। लेकिन अगर वहीं पर हम PS को बेस मान लें, P से S को बेस मान लें तो इस बेस के अकॉर्डिंग ये वाला हाइट बनेगा। अब दोनों तरीके से अगर हम लोग एरिया निकालेंगे तो हमारा एरिया तो दोनों का बराबर होगा, क्योंकि एक ही पैरेललोग्राम का एरिया है ना, लेकिन दो तरीके से निकल रहा है तो बराबर होगा, ठीक है। समझ पाए कि नहीं? अब सुनिएगा यहाँ पर, देखिए दोस्तों, S से R ये बेस है हमारा। अगर PQ 21 है तो SR भी 21 ही होगा, क्योंकि आमने सामने एक साइड से इक्वल होते हैं, पैरेललोग्राम है ये। तो SR ये हो गया हमारा बेस इंटू हाइट होता है एरिया इसका। तो पहले इसको बेस मानकर इसका एरिया लिखते हैं। बेस कितना है 21 इंटू हाइट कितना हो जाएगा PX, जो कि 8 के बराबर है। यही एरिया दूसरे तरीके से निकालिए और दोनों एरिया को बराबर कर दीजिए। यहाँ पे हो जाएगा PS, मतलब बेस अब की बार क्या है PS और मल्टीप्लाई यहाँ पर हाइट। अब की बार हाइट ये वाला बनेगा Y से R तक, जो कि 12 है। बस हमारा काम हो गया। 4 से काटिए, 4 तियाँ ये हो जाएगा 12, इसको 4 से काटेंगे 4 दूना 8, 3 से ये कटेगा 7 बार में, 7 दूना यहाँ पर हो गया 14। तो 14 की वैल्यू यहाँ पर PS है, मतलब PS की वैल्यू 14 आ जाएगी, जो कि हमें पूछा गया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। बहुत बेहतरीन सवाल था, मतलब घुमाने वाला सवाल था ये। इस सवाल को देखिए, अब ये सवाल इतना लंबा चौड़ा है कि समझ ही नहीं पाएंगे इसमें करना क्या है ना, लेकिन है बहुत आसान। एक विक्रेता के पास एक प्रकार के 120 किलो चावल है, पहले टाइप का, दूसरे टाइप के 160 किलो चावल है, तीसरे टाइप के 210 किलो चावल हैं। वह तीनों प्रकार के चावलों को बराबर धारिता वाले थैलों में भर कर बेचना चाहता है। ऐसे एक थैले की अधिकतम मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होगी? एक थैले की मैक्सिमम वर्ड आ गया ना। यहाँ पर पहले प्रकार का चावल है 120 किलो, दूसरे प्रकार का चावल है 160 किलो, तीसरे प्रकार का चावल है यहाँ पर 210 kg दोस्तों, ठीक है। ध्यान से समझते जाइएगा। मैक्सिमम धारिता मतलब हमें एक ऐसा थैला बनाना है जिसकी कैपेसिटी मैक्सिमम होनी चाहिए और उस मैक्सिमम कैपेसिटी वाले थैले से हम सभी को माप सकें इक्वली, ठीक है। तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, सीधे HCF ले लेंगे, है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ले लेंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सबसे पहले तो कॉमन इसमें क्या दिख रहा है 10, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। 10 को मान लीजिए हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा 12 बचा, यहाँ बचा 16 और यहाँ बचा 21। क्या इनमें और कुछ कॉमन है? 12 होता है 3 गुणे 4, ये होता है 4 गुणे 4, ये होता है 3 गुणे 7। 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, ठीक है। 4 इसमें है लेकिन इसमें 4 नहीं है। 7 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो मतलब इसके अलावा 10 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इनका जो HCF आएगा वो क्या आएगा? सीधे सीधे 10 ही आएगा, क्योंकि यही है कॉमन, सबसे बड़ा नंबर है ना। तो HCF यहाँ पर कितना आ गया? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 10 kg आ गया। यही 10 kg का अगर हम थैला बनाते हैं मैक्सिमम वैल्यू का, तो हम सभी को बराबर बराबर नाप सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। अगला सवाल देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है ये। इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है आपको 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 5 से कटेंगी? 2 अंकों वाली, सीधे सीधे 2 अंकों वाली। 2 अंकों वाली, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 2 अंक की पहली संख्या जो 10 से कटने वाली है वो कौन सी होगी? 2 अंकों की पहली संख्या जो 10 से कटने वाली है वो होगी दोस्तों 10, है ना। 10 जो है 5 से कटने वाली पहली संख्या है 2 अंकों की। इसके बाद 2 अंकों की मैक्सिमम नंबर जो होगी वो कौन सी होगी बताइए? तो मैक्सिमम नंबर यहाँ पर 99 होगी, है ना। लेकिन ये मैक्सिमम नंबर है, ये नहीं कटेगा, ये 5 से नहीं कटेगा, ठीक है। तो 2 अंकों वाली हमने
शुरू की लिख ली और लास्ट की लिख ली। 2 अंकों वाली सबसे पहली संख्या 10 होगी और 2 अंकों वाली लास्ट संख्या जो है होगी वो 99 होगी, क्योंकि 100 पे जाएंगे तो वो 3 अंक का बन जाएगा, 3 डिजिट का हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इनसे कटने वाली संख्या 5 से कटने वाली संख्या निकालनी है। तो आपको सीधे सीधे क्या करना है, देखते जाइए। यहाँ पर सीधे देखिएगा, बड़े ध्यान से समझिएगा। अगर हम दोस्तों 1 से लेकर 100 तक में देखें, 1 से लेकर 100 तक में, है ना, तो कितनी संख्याएं ऐसी होंगी जो 5 से कटेंगी। टोटल 100 नंबर है, 100 को डिवाइड कर दीजिए किससे, 100 को डिवाइड कर दीजिए यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर 5 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 5 से कटने वाला पूछा है, तो कितना आ जाएगा, एग्जैक्टली 20 आ जाएगा। मतलब अगर देखा जाए तो 1 से लेकर 100 तक में 20 संख्याएं हैं जो 5 से कटेंगी। अब देखिए हमें 2 अंक का चाहिए, 2 अंक का चाहिए, तो इसमें तो 100 भी आ गया है, तो एक तो 100 को हटाइए, क्योंकि 100 हमारे कैटेगरी में नहीं आता। तो 20 में से पहले एक ठो घटा दीजिए 100 को, 20 नंबर टोटल हुए, 100 को निकाल दीजिए। और 1 से 100 तक लिए हैं ना, तो उसमें तो 5 भी आएगा, लेकिन 5 हमारा 1 डिजिट का होता है, तो उसमें एक और घटाइए, 5 को भी निकाल दीजिए, है ना। तो हमारे पास टोटल कितने बचे, 20 में से 2 निकल गए, यानी कि 18 संख्याएं बचेंगी जो 5 से कटेंगी और 2 अंक की होंगी। 5 हमारा 1 अंक का था, क्योंकि वो 5 से कट जाता है, तो 5 1 अंक का था, और जो 100 था वो 3 अंक का था। हमें लेना था सिर्फ और सिर्फ 2 अंक वाली, तो 1 अंक वाला भी घटा दिए, 3 अंक वाला भी घटा दिए, आ गया हमारे पास जो बचा है वो 2 अंक वाले। 18 संख्याएं होंगी, ऑप्शन नंबर 3 होगा। अच्छा सवाल था ये, आगे चलते हैं। इस सवाल को देखिए दोस्तों, इस टाइप के सवाल को ना अंदर से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, बाहर से बिल्कुल नहीं, बाहर से करेंगे कन्फ्यूज आ जाएंगे। यहाँ पे दिया है √49, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 7 होती है ना। 49 का वर्गमूल 7, 7 में 57 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 64 आ जाएगा। 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। मतलब इस ब्रैकेट तक हमारा 8 हो गया। 8 जुड़ेगा 8 से तो 16 हो जाएगा, तो 16 का वर्गमूल कितना होता है, यहाँ पर 4 हो जाएगा, है ना। वर्गमूल लगा हुआ है तो 4 हो गया। फिर यहाँ पर देखिए कि इस 4 से अगर देखा जाए तो यहाँ पर 4 + 32 36 हो जाएगा। तो 36 जो है, 36 का वर्गमूल, अब यहाँ तक देखिए 36 का वर्गमूल कितना हो गया, 6 हो गया। ये 6 जुड़ेगा 3 में तो 9 हो जाएगा, और 9 पूरे का वर्गमूल, तो 9 का वर्गमूल कितना होगा, 3। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, 3 इसका आंसर आएगा। ओरली कर सकते हैं इसको, लिखने की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ती है। आगे चलिए देखते हैं यहाँ पर कौन सा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 12, है ना। क्या दिया गया है इसमें, 2 संख्याओं x और y का अनुपात ये दिया गया है। इन दोनों संख्याओं का एलसीएम इतना दिया गया है। y का मान x से कितना अधिक है, y का मान x से कितना अधिक है। अगर देखा जाए यूनिट में तो 5 यूनिट अधिक है y से, तो 5 यूनिट अधिक है, इसका मतलब 5 का मल्टीपल होगा। अब 5 के मल्टीपल तो सारे हैं, तो इससे नहीं पता चलेगा, है ना, प्रॉपर तरीके से हमको करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर अनुपात जो दिया है संख्याओं का वो 8 और 13 दिया है ना, 8 और 13 दिया गया है। हमें बोला है एलसीएम 832 है, एलसीएम कितना दिया है, 832 के बराबर दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट क्या करते हैं, अनुपात का एलसीएम ले लेते हैं, रेशियो का एलसीएम ले लीजिए। 8 और 13 में क्या कुछ कॉमन है, नहीं है ना, तो यही इसका मल्टीप्लाई ही इनका एलसीएम हो जाएगा। तो 13 8 104 है ना, 13 8 104, एलसीएम आ गया 104, लेकिन एक्चुअल वाले एलसीएम कितने दिया है, 832 दिया गया है ना, 832। 8 गुना है 104 का, 8 गुना यहाँ पर 832 हो जाएगा, मतलब 1 की वैल्यू यहाँ पर 8 हो गई। हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पर चाहिए, देखिए कि कितना ज़्यादा है। तो बताइए y जो है ये y की वैल्यू है, ये x की वैल्यू है, तो y x से कितना ज़्यादा है, 5 यूनिट ज़्यादा है, 5 यूनिट ज़्यादा है। 1 की वैल्यू 8 है, तो 5 की वैल्यू जितना ज़्यादा है उसकी वैल्यू निकाल लीजिए। 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 गुना 5, यानी कि हो गए यहाँ पर 40। आ गया ना आंसर, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। ये सवाल टाइम एंड डिस्टेंस का है। एक व्यक्ति एक यात्रा 22 घंटे में पूरी करता है। वह यात्रा का पहला 1/3 भाग 15 kmph से और शेष दूरी यहाँ पर 45 kmph की चाल से चलता है। उसकी यात्रा की कुल टोटल दूरी यहाँ पर हमें निकालनी है। ठीक है, बड़े ध्यान से समझिएगा। टोटल दूरी यहाँ पर अपने से कुछ ना कुछ मान लीजिए। ठीक है, अपने से यहाँ पर कुछ ना कुछ मान लेंगे, या फिर मत मानिए, हम लोग यहाँ पर टोटल डिस्टेंस है ना निकाल रहे हैं। तो देखिए टोटल डिस्टेंस यहाँ पर d मान लीजिए। तो d का 1/3 भाग 15 के स्पीड से चलता है, तो d का 1/3 कितना हो जाएगा, d/3। इसको वो 15 के स्पीड से तय करता है, और बचा कितना, 1/3 तो निकल गया, बचा 2/3 यानी कि 2/3, 2d/3। इतना जो दूरी है किस स्पीड से तय करता है, यहाँ पर 45 की स्पीड से। हमें देखना है यहाँ पर टोटल टाइम दिया है, तो टोटल टाइम लिख लीजिए, दोनों जगह का टाइम। टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पहला डिस्टेंस कितना है यहाँ पर देखिए, d/3 है ना,
ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड कितने की है 15 की, तो यहाँ पर हो गया 15 प्लस ये पहला टाइम हुआ d/3 को कवर करने में जो टाइम लगा वो। दूसरा दूरी कितना है 2d/3, 2d/ यहाँ पर 3। अब इसको किस स्पीड से तय कर रहा है यहाँ पर 45 की स्पीड से, तो ये हो जाएगा 45 डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टोटल टाइम हमें लग कितना रहा है 22 घंटे का, तो ये हो गया 22, है ना। यहाँ पर 3 × 45 है, यहाँ पर भी 3 × 15 है, तो इसको भी आप लोग 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए ताकि ये भी 3 × 45 बन जाए, ठीक है। 3 × 45, 3 × 45, नीचे के डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो 3 × यहाँ पर 45 एलसीएम, ऊपर तो वही रहेगा 3D और 2D, 3D + 2D यानी 5D आ जाएगा। 5D की वैल्यू यहाँ पर 22 के बराबर 5 से काटेंगे, ये हो जाएगा 9 और 9 × 3 = 27, 27 × 22 हो जाएगा, ठीक है। या फिर डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लीजिए तो D की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी 22 × 3 = 66 और गुणे यहाँ पर 9, है ना। तो 9 × 6 = 54, है ना, बचा 5, 9 × 6 = 54, 54 और 5 यहाँ पर 59 हो जाएगा, ठीक है। तो 594 ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। आसान सा था, ज़्यादा कठिन नहीं था। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का है, बड़ा सिंपल सा प्रश्न है ये, इसमें कुछ नहीं करना। एक दुकानदार ने एक वस्तु 400 में खरीदी, ठीक है, 400 रुपये का खरीदा। फिर देखिए उसने इसे 25% के लाभ पर बेच दिया। फिर खरीदार ने जो खरीदा था, जिसको बेचा गया था, जिसने खरीदा, खरीदार ने इसे 10% की हानि पर किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया। वस्तु का अंतिम विक्रय मूल्य बताना है। 25% मतलब 25% के लाभ पर बेचेगा, यानी कितने में बेचेगा 125% में, तो 125% लिख लीजिए, 125% यानी डिवाइड बाई यहाँ पर 100, ठीक है। तो जो पहला खरीदार तो ये था, मतलब जो जिसने खरीदा था 400 में, दूसरे को बेचा तो दूसरा ये बना। फिर इसने क्या किया कि अगले को बेच दिया, किसी अन्य व्यक्ति को, यहाँ पर तो अंतिम विक्रय मूल्य हमें बताना है। तो देखिए इसने खरीदा कितने में, यहाँ पर 400 में, 400 में खरीद कर 25% का प्रॉफिट लेके इसको दे दिया, तो 25% का प्रॉफिट यानी 125% का हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया हमारा, मतलब वस्तु यहाँ पर पहुँच चुका है और वैल्यू हमारी इतनी हो चुकी है। अब कह रहा है खरीदार ने इसे 10% की हानि पर बेचा, तो 100% का सामान 10% की हानि यानी कितना में बेचेगा 90% में, 100 - 10 90%, तो 90% का सामान हो गया इसके पास पहुँच गया, ठीक है। अंतिम विक्रय मूल्य यही वाला बनेगा, तो बस इसको काटा छाँटा कर लीजिए। 2 0 से 2 0 कट जाएगा, फिर यहाँ पर 1 0 से ये 1 0 कट गया, बाकी मत काटिए, वैसे काटना चाहे तो काट सकते हैं। 5 दूना ये हो जाएगा 10, 5 से काटेंगे 25 पंचे 125, 2 से ये कटेगा 2 बार में, और 25 दूना 50, 50 9 पंजे 45, 450 आ जाएगा। सीधे सीधे आ गया हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर 3 होगा। क्लियर है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा दोस्तों। आज के इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा और मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।